हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में। और ब्रांच अकाउंटिंग की जो फाइनल अकाउंट जो है, जिस तरीके से हमें फाइनल अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो हमें पता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी कंसेप्ट को जो है हमें यूज़ करना है इसके अंदर। आप देखिएगा फॉरेन ब्रांच के अंदर होता क्या है। देखिएगा फॉरेन ब्रांच के अंदर एक सबसे खास बात ये कि आपकी जो एंटिटी है, यानी कि जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, उसकी रिपोर्टिंग करेंसी हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उससे डिफरेंट है। यानी कि अगर हम इंडिया के अंदर रुपी में रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारी फॉरेन ब्रांच मान लीजिएगा यूएसए के अंदर है, तो जो है यूएस डॉलर के अंदर हमारी अकाउंटिंग हो रही होगी। अगर हमारी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर है तो हमारा जो ग्रेट ब्रिटेन का जो पाउंड है उसके अंदर हम जो है उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और बाकी किसी कंट्री के अंदर अगर हमारी ब्रांचेज हैं तो हम उस कंट्री की जो करेंसी है उसके अंदर उसकी अकाउंटिंग कर रहे होंगे। तो देखिएगा जो रिपोर्टिंग करेंसी है वो तो हमारी इंडियन रुपी है। और यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें जब हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच के अकाउंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है तो वो उसको कैसे मैनेज करें। तो देखिएगा इसको मैनेज करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो है वो डील करता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 कहता है कि आपकी जो ब्रांचेज हैं वो किस तरीके की हैं। तो जो आपकी करेंसी का कन्वर्जन होगा वो अकाउंटिंग के क्लासिफिकेशन से होगा। और अकाउंटिंग का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 कहता है कि या तो आपकी जो ब्रांचेज हैं वो इंटेग्रल बिजनेस ऑपरेशन है इंडियन एंटिटी की, यानी कि इसी जो बिजनेस को आप इंडिया में करते हैं उसी का वो एक्सटेंशन है। तो हम ये मानते हैं कि वो जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एज इट इज जो है आपने रिकॉर्ड करनी है जैसे कि इंडिया में रिकॉर्ड होती हैं। तो आप ये देखिएगा वो एक ऐसा हिस्सा मान रहे हैं ब्रांच का कि जो कि इंडिया की ऑपरेशंस के बगैर अधूरा है। यानी कि उसकी कंट्रोलिंग इंडिया से होती है, उसके ऊपर जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस हैं वो इंडिया से होते हैं, जो गुड्स है उसकी ट्रांसफ़र जो है इंडिया से होती है, उसकी जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो सब इंडिया से ऑपरेट होती हैं। तो इस तरीके की जो ब्रांचेज होती हैं हम उनको मानते हैं कि वो इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जो ब्रांचेज हैं फॉरेन के अंदर वो इंडिपेंडेंटली सारी जो डिसीजंस हैं वहीं का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो लेते हैं, या वहाँ की गवर्निंग बॉडी जो है अलग है। तो ऐसे बिजनेस के अंदर हम ये मानते हैं कि जो ऑपरेशंस हैं वो नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस हैं। लेकिन हमें यहाँ पर सवाल के अंदर जो है कुछ भी नहीं लिखा होता, तो वी अज्यूम दैट कि जो ऑपरेशंस है वो इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, यानी कि आईएफओ है। आईएफओ मींस इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन, या नीफो हो सकती है, नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। तो वी अज्यूम दैट द ऑपरेशंस आर इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। तो ये सवाल में लिखा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इसको इसी तरीके से डील करेंगे। तो देखिएगा अब सबसे बड़ी समस्या आएगी कि हमारे सामने जो बैलेंस शीट होगी उस बैलेंस शीट को हमें ट्रांसलेट करना है इंडियन रुपी में। अब बैलेंस शीट तो वो देंगे नहीं, तो अगर वो बैलेंस शीट को देंगे तो वो फॉरेन करेंसी में देंगे, तो फिर उससे हमें ट्रायल बैलेंस बनानी पड़ेगी। तो ये एक तरीके का जो है असमंजस की स्थिति हो जाएगी। अगर फॉरेन करेंसी में हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट मिले तो उसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट करें। तो देखिएगा हमें वास्तव में ट्रायल बैलेंस चाहिए। अगर फाइनल अकाउंट हमारे पास है तब भी हमें ट्रायल बैलेंस चाहिए। तो हम ट्रायल बैलेंस को पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे इस तरीके से वैल्यूज़ के अंदर कि जो हमारे को इंडियन रुपी में वैल्यू हो जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन करेंसी। और इसके बाद हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि हम कन्वर्जन करेंगे फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में। तो यहाँ पर क्या रूल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में दिए हुए हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंगली हम ट्रांसलेट करेंगे फॉरेन करेंसी की ट्रायल बैलेंस को इंडियन करेंसी के अंदर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सबसे पहला काम होगा ट्रांसलेशन करने का, और दूसरा काम होगा हमारा नॉर्मल तरीके से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल जो ब्रांच के क्वेश्चंस हैं उनसे काफ़ी मात्रा में आसान होता है। तो ये समझ लीजिएगा कि ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है आपके लिए। तो आइएगा सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरेन ब्रांचेस क्या होती हैं। तो देखिएगा फॉरेन ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जिनके ऑपरेशंस इंडिया से बाहर होते हैं और वो करेंसी जो है अदर देन इंडियन रुपी में रिकॉर्ड करती है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन वी अज्यूम दैट द ब्रांच इज एन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन आईएफओ, और आईएफओ को अकॉर्डिंगली ही हम एंट्री करेंगे। नीफो में कैसे होती है वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के दौरान आपको बताएंगे कि नीफो में किस तरीके से हो सकती हैं। तो देखिएगा एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या करनी है। सबसे पहले अगर फॉरेन करेंसी में ट्रांसलेशन करने से पहले सवाल ये बोल देता है कि जो फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट्स हैं उनको पहले रिकॉर्ड करना है, तो आप सबसे पहले उन एडजस्टमेंट एंट्री को करेंगे। दैट विल बी द स्टेप नंबर 1 फॉर यू। और पहला जो स्टेप होगा वो स्टेप नंबर 1 होगा आपके लिए। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। और स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में आपको एक ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करनी है
इन इंडियन करेंसी, यानी कि जो फॉरेन करेंसी में वैल्यूज़ हैं आप उनको ट्रांसलेट करेंगे किसके अंदर, इंडियन करेंसी के अंदर। तो इसके लिए हमें एक कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनानी पड़ेगी जो कि फॉरेन ब्रांच की होगी। तो फॉरेन ब्रांच की इंडियन रुपी में हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हमारे पास पहले डेबिट और क्रेडिट लिखा होगा। फॉरेन करेंसी में वी अज्यूम दैट द डॉलर में वैल्यू होगी और हम किस रेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें देखना है। तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स हैं मैं उनको इस तरीके से लिख लेता हूँ जैसे कि हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। उसके पीछे के लॉजिक जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अंदर नहीं दिए गए हैं, बस 11 में बताया गया है कि किस तरीके से आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो आइएगा मैं आपको विद लॉजिक वो सारी बातें करूंगा। तो देखिएगा सबसे पहली बात है ओपनिंग स्टॉक। देखिएगा ओपनिंग स्टॉक जो ओपनिंग रेट था करेंसी का वही रेट हमारे को ट्रांसलेट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम उसको ओपनिंग रेट में ट्रांसलेट करके यहां पर लिख देंगे। परचेज एक दिन तो होती नहीं है, साल भर के दौरान होती हैं, ड्यूरिंग द ईयर होती हैं। तो चाहे परचेज हो, सेल्स हो, रेंट हो, सैलरीज हो, इंटरेस्ट इनकम्स हो, ये ड्यूरिंग द पीरियड्स होती हैं, रोज अक्रूड होती हैं। ऐसे आइटम्स के अंदर ना तो आप ओपनिंग करेंसी का रेट ले सकते हैं और ना ही क्लोजिंग रेट ले सकते हैं। तो वास्तव में जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन का रेट लिया जाना चाहिए, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप उस पीरियड का एवरेज रेट ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली परचेज के अंदर एवरेज रेट हो जाएगा और सेल्स के अंदर भी एवरेज रेट हो जाएगा। इसी तरीके से जो नॉमिनल अकाउंट हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं कैश नेचर्स के या कैश नेचर की इनकम्स हैं, वो सब एवरेज रेट से ही ट्रांसलेट होंगी। आइएगा अब बात करते हैं आगे। अब गुड्स रिसीव फ्रॉम द हेड ऑफिस। अरे हेड ऑफिस ने माल तो भेज दिया ब्रांच को, हमने तो भेजा है किसमें, रुपए में। तो उसने तो लिखा होगा डॉलर में या किसी दूसरी फॉरेन करेंसी में। तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है हमें जरूरत? रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि जो माल भेजा है हमने वो तो इंडियन रुपी में भेजा है, हम उसकी एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे इंडियन रुपी में। तो ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी। जो हमने इंडियन रुपी में माल भेजा होगा वही उसके पास पहुंचा होगा। सब्जेक्टेड टू गुड्स इन ट्रांजिट, कोई गुड्स इन ट्रांजिट होगा तो वो हम कंसिडर करके यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद है वेजेस कैरीज इन वर्ड। इस तरीके के नॉमिनल एक्सपेंसेस एवरेज रेट से ट्रांसलेट होंगे। फिक्स असेट्स, देखिएगा फिक्स असेट्स आईएफओ है। तो फिक्स असेट्स जब हमने फिक्स असेट्स खरीदी थी 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, जब जो करेंसी का रेट था उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट तभी निकल सकती है जब हम वो रेट लें। और फिक्स असेट्स की जो वैल्यू है उसी पर ही डेप्रिसिएशन लगता है। तो अल्टीमेटली अगर डेप्रिसिएशन सवाल में दिया हुआ है निकाल के ट्रायल बैलेंस में, तो आप उसमें फिक्स असेट्स वाला ही रेट अप्लाई करेंगे। तो रेट व्हेन द फिक्स असेट्स वाज परचेज्ड, जब फिक्स असेट्स खरीदी गई थी उस समय का रेट होगा। तो फिक्स असेट्स के अंदर रेट ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स असेट्स, तो जिस दिन खरीदी थी। तो डेप्रिसिएशन पे भी अगर अलग से दे दिया तो बात अलग है कि डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो अदरवाइज हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही होगा तो वही होगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस एवरेज रेट, रेंट एंड सैलरीज नॉमिनल एक्सपेंसेस एवरेज रेट, miscellaneous incomes average rate, miscellaneous income average rate, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट, लोन्स वगैरह जो होंगे सब क्लोजिंग रेट, इनको मॉनेटरी एसेट्स बोलते हैं, लोन्स, डेटर, क्रेडिटर्स वगैरह। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग रेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग रेट, क्योंकि एसेट्स लाइबिलिटीज हैं ये सब। और हेड ऑफिस का जो बैलेंस होगा वो उसने ट्रायल बैलेंस में अपनी में दिखाया होगा, क्योंकि ब्रांच तो इंडिपेंडेंट ब्रांच है अकाउंटिंग पर्पज से। तो उसने तो हमारा बैलेंस दिखाया होगा किस में, डॉलर में। लेकिन हमने तो दिखाया होगा ना, यानी कि हेड ऑफिस ने तो दिखाया होगा ना ब्रांच का बैलेंस किस में दिखाया होगा, किस में दिखाया होगा, इंडियन करेंसी में। तो हमने वहाँ से भी वैल्यू नहीं लेनी, तो हमने फॉरेन जो ब्रांच है उसकी वैल्यू नहीं लेनी है, उसको ट्रांसलेट नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, बल्कि हमने जो बैलेंस हमने ब्रांच से वसूल करना है, यानी कि ब्रांच हमारी या तो डेटर होगी या क्रेडिटर होगी, तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू उसकी ट्रायल बैलेंस में उल्टी होगी। अगर हमारी में डेबिट है तो उसकी में क्रेडिट होगी, उसकी में क्रेडिट है तो हमारी में डेबिट होगी। तो अल्टीमेटली सवाल के अंदर लिख दिया जाएगा ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक डेबिट, तो आप उसको क्रेडिट में लिख देंगे। अगर ये लिखा है हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर ब्रांच अकाउंट
जो है डेबिट है तो आप क्रेडिट में लिखेंगे, अगर ये लिखा है ब्रांच अकाउंट क्रेडिट है तो आप उसको डेबिट में लिख देंगे। तो अल्टीमेटली होना क्या है, जो हेड ऑफिस के अगर वो डेटर है तो ब्रांच की बुक्स में हम क्रेडिटर होंगे। इसमें तो कोई समझने वाली कोई बात ही नहीं है, और सीधी सी बात है, करेंसी हमने देखनी नहीं है, जो बैलेंस हमारे पास है वही लिखेंगे, बट सब्जेक्टेड टू कैश इन ट्रांजिट एंड गुड्स इन ट्रांजिट। तो वो जो चीज़ आपने इंडिपेंडेंट ब्रांच में सीखी थी वो यहाँ पर भी काम आएगी आपके। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिएगा इसके अंदर एक एक्सचेंज डिफरेंस बचेगा, जब दोनों को बनाओगे आप कन्वर्ट करोगे तो ट्रायल बैलेंस तो सेम नहीं मिलेगी ना। अगर एक साइड बैलेंस 15 लाख है, दूसरे साइड 25 लाख है, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली नहीं होगी। तो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द एक्सचेंज गेन और लॉस, एंड दैट एक्सचेंज गेन और लॉस शैल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज द ब्रांच इज IFO इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। और इन केस ऑफ इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन जो भी गेन्स होंगे या जो लॉस होंगे वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। तो एक्सचेंज गेन्स या लॉस जो भी आपके हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। आपको समझ में आया है नहीं आया कमेंट भी कर दीजिए कभी कभी क्लास देखने के बाद कि क्या अच्छा समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। चलिए जी, और उसके बाद बात करते हैं कि उसके बाद आपने क्या करना है। उसके बाद आपने बनाने हैं फाइनल अकाउंट। तो देखिएगा फाइनल अकाउंट में क्या बनेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या बनाओगे आप, बैलेंस शीट। अगर देखिएगा हेड ऑफिस कंपनी है तो शेड्यूल 3 के अंदर बैलेंस शीट बनेगी, और अगर कंपनी नहीं है तो नॉर्मल टी फॉर्म में बैलेंस शीट बना देना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइएगा अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की। 3 बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आइएगा अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। अब क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वत्स लिमिटेड के पास एक ब्रांच है। कहाँ पे है जी ब्रांच, कहाँ पे है वत्स लिमिटेड की ब्रांच है जी, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। अब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ये जो ब्रांच है ये 30/9/2004 की जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा है। प्लांट मशीनरी डेबिट फर्नीचर स्टॉक परचेज गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। तो देखिएगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस ये एक्चुअल आएगा। वेजेस कैरीज इनवर्ड सैलरीज रेंट रेट्स इंश्योरेंस ट्रेड एक्सपेंस हेड ऑफिस डेटर क्रेडिटर कैश एट बैंक। तो अभी मैं इन सब के बारे में तो आपसे पूछूंगा ही रेट कौन से होंगे, लेकिन उससे पहले देखिएगा सवाल के अंदर क्या बोला है कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है $1000 की, प्लांट मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है 10% का, और बाकी फिक्स एसेट्स पे भी हेड ऑफिस ने जो गुड्स भेजा वो 39,40,000 का है। जो हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच से पैसे लेने ड्यू फ्रॉम ब्रांच यानी कि डेटर है हेड ऑफिस की बुक में 43 लाख, और स्टॉक है $52,000 का। तो आपको याद है कि 52,000 स्टॉक जो है क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग स्टॉक को आपको क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करेंगे। तो ओपनिंग रेट जब सवाल शुरू हुआ यानी कि साल शुरू हुआ 39 था, जब साल खत्म हुआ 41 था, तो एवरेज रेट हुआ 39 + 41 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 40। तो एवरेज रेट भी हमारे पास आ गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि आपको ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेट करनी है एडजस्टमेंट गिवन अंडर 1 to 6 अबव। तो पहले कह रहा है कि जो एडजस्टमेंट्स है वो आपने पहले रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद कोई काम करना है। और कहता है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, और ऐसे बताना है कि जिससे प्रॉफिट भी पता चल जाए हमें उसका, जिससे कि हम इंडिया की बैलेंस शीट में उसको इनकॉर्पोरेट कर लें। तो अब जब फिक्स एसेट्स खरीदी गई थी तब एक्सचेंज रेट था 38। देखिए चोरी चोरी चुपके चुपके लिखा हुआ है छेद में। व्हेन फिक्स एसेट्स वर परचेज द रेट ऑफ एक्सचेंज वाज 38 to $1। तो ध्यान से समझिएगा, सवाल समझ में आ गया कि क्या बात मैंने आपके साथ की। अब देखिएगा यहाँ पर ये सारा सवाल मैंने आपको पढ़ दिया। बताइए प्लांट मशीनरी पे क्या रेट होगा, परचेज रेट, फर्नीचर फिटिंग पे परचेज रेट, लेकिन मैंने पहले एडजस्टमेंट करनी है डेप्रिसिएशन की। स्टॉक पे ओपनिंग, परचेज सेल्स पर एवरेज, गुड्स रिसीव्ड एक्चुअल आना है, वेजेस एवरेज, कैरिज इनवर्ड एवरेज, सैलरीज एवरेज, रेंट रेट्स एवरेज, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस एवरेज, ट्रेड एक्सपेंसेस एवरेज, हेड ऑफिस अकाउंट एक्चुअल आना है आपको पता ही है। उसके बाद ट्रेड डेटर्स क्लोजिंग रेट, क्योंकि क्लोजिंग डेटर से पैसा लेना है, क्लोजिंग क्रेडिटर से पैसा देना, क्लोजिंग कैश इन एंड कैश एट बैंक, क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट। ये चारों एसेट्स मॉनेटरी एसेट्स से ध्यान रखिएगा। मॉनेटरी एसेट्स वो एसेट्स होती हैं या मॉनेटरी लाइबिलिटीज वो आइटम्स जिनका नोन अमाउंट होता है कि इतने ही डॉलर्स या इतनी ही वैल्यू आपने पे करनी है। बाद में वो हमारी करेंसी की वजह से बदल सकती है, बट डिटरमाइन होता है कि सेम अमाउंट। लेकिन फिक्स एसेट्स नहीं है, फिक्स एसेट्स कितने में बिकेगी पता ही नहीं, स्टॉक कितने में बिकेगा पता ही नहीं। तो जो स्टॉक है फिक्स एसेट्स है, ये नॉन मॉनेटरी एसेट्स है। लोन है वो कैसी एसेट्स है, मॉनेटरी एसेट्स है। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसा है, वो तो अगर नॉर्मल है तो एक्सपेंसेस है, लेकिन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है लोन पे तो वो कैसी है, मॉनेटरी एसेट्स है। नॉन अमाउंट ऑफ करेंसी अगर आपको पता है तो वो मॉनेटरी आइटम है कि उसकी रिलाइजेबल वैल्यू की है, लेकिन जैसे स्टॉक और फिक्स एसेट्स में नहीं पता कि क्या रिलाइजेबल है तो वो नॉन मॉनेटरी है। कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल में
जब आप बिजनेस बंद करोगे कितनी कैपिटल आएगी नहीं पता है, तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स है। तो एग्जाम में सवाल आ जाता है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ 4 मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स, इसलिए इसको भी जो है आप पढ़ लीजिएगा। तो चलें आगे। तो अब देखिएगा ये सवाल आपके सामने। तो सबसे पहले इसने बोला कि वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग की जनरल एंट्री क्या होती है, ये करनी है अभी डॉलर्स में, अभी ध्यान रखना ये करनी है डॉलर्स में। तो हमने एंट्री करी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट $1000। उसके बाद दूसरी एंट्री थी डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन जो था वो प्लांट मशीनरी पे 1/20 का डेप्रीशिएशन था, 1/20, तो 1/20 का 10% आपने डेप्रीशिएशन लगाया, कितना 12,000। उसी तरीके से आप बताइए कि डेप्रीशिएशन फर्नीचर फिटिंग पे, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स 800। उसके बाद देखिएगा क्या हुआ, उसके बाद हमने इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया। वेजेस 2000 थी, 1000 प्लस कर दी, आउटस्टैंडिंग थी 1000 और 1000 आउटस्टैंडिंग में लिख दी, 1000 डेबिट प्लस की, 1000 क्रेडिट भी प्लस की। उसके बाद देखिएगा प्लांट मशीनरी 1,08,000, 12,000 घटा दी और 12,000 का डेप्रीशिएशन दिखा दिया, ऐसे ही फर्नीचर एंड फिटिंग्स में दिखा दिया। बाकी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस ये एक्चुअल आना है, मैंने आपको बता ही दिया था, हेड ऑफिस अकाउंट ही एक्चुअल आना है। अब बाकी देखिएगा जो आइटम्स हमने लिखे हैं उसके हिसाब से हमने सारे रेट आपके जो बताए थे उसके हिसाब से कन्वर्ट कर दिया। वेजेस एवरेज रेट, वेजेस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रेट, प्लांट मशीनरी असेट्स के उनके फिक्स असेट्स के परचेज के रेट। उसके बाद देखिएगा ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग रेट 39, परचेज ऑन सेल्स एवरेज रेट, कैरिज इनवर्ड साल भर में होता है एवरेज रेट, सैलरी साल भर में होती है एवरेज रेट, रेंट रेट्स एवरेज रेट, इंश्योरेंस एवरेज रेट, इस तरीके से ट्रेड एक्सपेंसेस एवरेज रेट, ट्रेड डेटर्स सॉरी ट्रेड एक्सपेंस एवरेज रेट, ट्रेड डेटर्स क्लोजिंग रेट, क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट, बैंक और कैश इन हैंड भी क्लोजिंग रेट। हमने यहाँ पर ये सब कुछ लिया, इधर का टोटल लिखा है। तो ये जो टोटल था ये आया 223,7800 और ये आया कम 2,16,7,800। तो ये जो डिफरेंस बचा ये क्रेडिट में बचा। तो क्रेडिट क्या चीज़ होती है, गेन, और डेबिट में बचता तो क्या होता, लॉस। तो ये एक्सचेंज गेन हो गया, ये एक्सचेंज गेन क्रेडिट का आइटम बचा है। तो अगर क्रेडिट का आइटम बचा है तो एक्सचेंज गेन हो गया। तो एक्सचेंज गेन का क्या करोगे, एक्सचेंज गेन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में डाल दोगे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब इसके अंदर जो रुपी करेंसी में वैल्यू है उसके हिसाब से हमने सारी वैल्यू डाल दी। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव्ड, परचेज, कैरीज इनवर्ड, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रोस प्रॉफिट आ गया। फिर हमने ग्रोस प्रॉफिट निकाला, एक्सचेंज गेन हमने क्रेडिट कर दिया, डेप्रीशिएशन फर्नीचर फिटिंग, फिक्सचर फिटिंग्स, रेट्स, इंश्योरेंस, जो भी सारे खर्चे हमने वहाँ पे लिखे थे वो निकाली थी। ये आ गया नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट क्या है, ये नेट प्रॉफिट उठा के P&L में बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड दिखा देंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। ये हेड ऑफिस का अकाउंट एज ए कैपिटल, जो हमने पैसा दे रखा है, क्रेडिटर डाल दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो बाकी असेट्स बची, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स, वो सब हमने असेट्स, डेटर, कैश इन एंड कैश एट बैंक और क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रांसलेट करने में ही थी सारी मेहनत, तो हमने ये किया और ये सवाल कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है ना, सी इंस्टीट्यूट जो है ना कंसेप्ट को उल्टा कर देता है, उल्टा कर देता है। कंसेप्ट तो है फॉरेन ब्रांच और सवाल क्या कर देता है, फॉरेन हेड ऑफिस। क्या कर देता है, फॉरेन हेड ऑफिस। अब देखिएगा फॉरेन हेड ऑफिस का मतलब क्या है कि चीज़ें तो किस में लिखी हुई हैं, करेंसी के अंदर, डॉलर में। अब डॉलर से रुपए बदलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉलर से रुपए बदलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रुपए से डॉलर बदलने पड़े तो उल्टा हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 36 कर लीजिएगा, ये आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी है, सवाल में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको PM देखेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। तो अब देखिएगा मैं आपके साथ जो बात करूंगा वो उल्टी वाली बात करूंगा, यानी कि जब आपके पास क्या होगा कि आपके पास ब्रांचेस कौन सी होंगी, ब्रांचेस आपकी उल्टी होंगी। उल्टी का मतलब क्या है कि फॉरेन ब्रांच के अंदर वो वाला कंसेप्ट, ये देखिएगा, ये तो सेम ही है। अच्छा उसका क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। अब यहाँ पे है टाटा ट्रेडिंग लिमिटेड हेड ऑफिस इन न्यूयॉर्क। हेड ऑफिस कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। द ब्रांच एट गुड़गांव, गुड़गांव ब्रांच फर्निश द ट्रायल बैलेंस ऑन 30 एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन दिस।
अब ये कहता है द कंप्यूटर्स आर वर एक्वायर्ड फ्रॉम द रेमिटेंस ऑफ $6,000। अब इंडिया के अंदर ब्रांच है और कंप्यूटर पे 60% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। अनसोल्ड स्टॉक 4,20,000 का है इंडिया के अंदर। द एक्सचेंज रेट इज़ 40 और 31/3/2007 को, और 42 रुपये जो है वो लास्ट में, और एवरेज रेट है 41 रुपये, और कन्वर्जन तो जो है 2 डेसिमल प्लेस तक करना है आपने। अब यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर यूएस रेवेन्यू स्टेटमेंट, यानी कि यूएस के अंदर आपको अकाउंटेंट बना दिया है, आप इंडिया के अकाउंटेंट नहीं हो यूएस के। तो भाई साहब देखिए, वो सबसे पहले तो सवाल गलत है, लेकिन आपने ये नहीं है पेपर में नहीं छोड़ देना, आसान सवाल है बहुत। गलत क्यों है भाई साहब? आप बताओ, यूएस के अकाउंटेंट हो, आपको पता है यूएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? तो ये ट्रायल बैलेंस यूएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ट्रांसलेट होनी चाहिए या हमारे से? जी यूएस के से होनी चाहिए। तो भैया रूल कौन सा लगा रहे हो? इंडिया का। और ट्रांसलेशन कहाँ से होनी चाहिए? यूएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो भूल जाओ, कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट महान है, इसलिए हमने ये सवाल करना है। तो अब देखिएगा यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे सवाल के अंदर, ये बहुत आसान सवाल है, ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी है। अब ये जो अमाउंट है 1000 में है, तो ये अमाउंट हो गया 3 लाख। 1000 में तो सबके पीछे 3-3 जीरो लगा दो। लगा दी सबके पीछे 3-3 जीरो 1000 की वजह से। अब देखिएगा यहाँ पे कंप्यूटर से एक्वायर्ड फॉर में रेमिटेंसेस ऑफ $6,000। तो देखिएगा कंप्यूटर की वैल्यू आपने 6000 डाल देनी है। जो कंप्यूटर है इसकी वैल्यू डॉलर्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको कर देंगे $6000। अब स्टॉक है 3 लाख का। अब स्टॉक जब ओपनिंग था 3 लाख का, तब रेट था 40। तो अब ध्यान रखिएगा, आपने इसमें क्या करना है, इसको 40 से डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 40, तो ये वैल्यू आ गई $7,500 ट्रायल बैलेंस में। अब देखिएगा परचेज है 8 लाख, तो 8 लाख को किससे डिवाइड करोगे? 41 से, तो वैल्यू आ गई 19512, और 2 डेसिमल प्लेस तक लेना, तो 195 है, तो ये हो गया 20। इसी तरीके से सेल्स है, तो सेल्स है 1,20,000 और एवरेज प्राइस है 41, तो 41 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है इस बार। तो ये हो गया 2926। देखिएगा कितने थे, 12 लाख। 12 लाख को डिवाइड करना है कितने से? 41 से, तो वैल्यू आ गई है 2926। 8.29 है, तो 29 के बाद जो अगला डेसिमल प्लेस है वो 2 है खाली, तो मैंने 29 ही लिख दिया। उसका था डेटर्स, तो डेटर में कौन सा रेट है? क्लोजिंग 4 लाख डिवाइडेड बाय 42, तो ये डॉलर्स में वैल्यू निकल गई 9523.80। तो जब आप इस पूरी ट्रायल बैलेंस को ट्रांसलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन इस पर पहले नहीं लगाना है, बाद में लगाना है। तो क्योंकि जो $6,000 है वो लिखा हुआ है, तो $6,000 पे सीधा डेप्रिसिएशन लगा देंगे, वो तो बाद में लगेगा, और डेप्रिसिएशन लगा के असेट्स में से कम कर देंगे। तो इन सबको ट्रांसलेट आपने उल्टे तरीके से करना है। उल्टे तरीके से मतलब यूएस के अंदर रुपए वाले को डॉलर में बदलना है, तो इनको सबको डिवाइड कर लीजिएगा। और जब आप इसकी पूरी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, तो आपको एक और बात बताता हूँ सबसे बढ़िया, कि इसकी ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी डिफरेंस ही नहीं आ रहा, एक्सचेंज डिफरेंस ही नहीं आएगा, लेकिन लेना 2 डेसिमल प्लेस तक है। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 4,20,000 का, इसको आपने बदल देना है 42 से, तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 10,000 है। और जैसे ही आप इसकी ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करोगे, तो ये 11th स्टैंडर्ड का सवाल हो जाएगा, जिसमें केवल एक एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन वाली। और क्लोजिंग स्टॉक की तो हमेशा होती है, हालांकि वो एडजस्टमेंट है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की तो होती है। और फिर जब आप उसको सोल्व करेंगे तो आपके जो है आंसर मिल जाएंगे। हो सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर गेन लॉस जो है शायद डिफरेंट हो, तो एक बार इंस्टीट्यूट के मटेरियल की बुक में से देख लीजिएगा। आरटीपी के अंदर भी आपको मिल जाएगा ये सवाल, या आपको पीएम के अंदर भी ये सवाल मिल जाएगा। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट ब्रांच के जो सवाल हैं, जो विद सॉल्यूशन आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। उसके बाद जो है अगली जो क्लास है जो हम कल करेंगे उसमें आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच के दूसरी जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें ड्यूल प्राइसिंग वाली जो क्वेश्चंस हैं उनको, और होलसेल ब्रांच है उसको भी जो है कल कवर करेंगे। तो अभी आप इसको फॉरेन ब्रांच के जो भी कंसेप्ट हैं, ये जो 2 सवाल मैंने भी आपको डिस्कस किए ये करिएगा, और इसके अलावा जो भी आपके ICI मटेरियल के अंदर फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चन हैं उनको सबको कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरी बुक में 4 सवाल और हैं आपको, इसके अलावा कम से कम 3 तो मिलेंगे, लेकिन 4 क्वेश्चंस हैं, तो उन चारों क्वेश्चंस को फॉरेन ब्रांच के को कंप्लीट करिएगा। तो यहाँ पर जो है मैं उन क्वेश्चंस का नंबर भी आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चंस हैं फॉरेन ब्रांच के आपकी इंस्टीट्यूट की बुक में भी हैं वो। तो ये देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 26, ये फॉरेन ब्रांच का ये क्वेश्चन आपने करना है। उसके बाद 26 के बाद ये वाशिंगटन ब्रांच है, क्वेश्चन नंबर नहीं, हाँ 30, ये क्वेश्चन फॉरेन ब्रांच का 30 नंबर ये आप करेंगे। और उसके बाद फॉरेन ब्रांच का एक क्वेश्चन और है, हालांकि वो क्वेश्चन पुरानी फिगर वाला ही है, सॉरी पुराने क्वेश्चन है, बस अमाउंट थोड़े से चेंज है। ये रहा आपका, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, और ये आपको जो है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है मई 2013 में एग्जाम में आया था। तो इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा और फॉरेन ब्रांच आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ये न्यूयॉर्क ऑफिस वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया, तो इसमें बस वैल्यूज़ थोड़ा सा अलग है। और ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे करेंसी रेट अलग है। ये क्वेश्चन जो है 2016 के अंदर मई के अंदर आया था, तो ये मई 2016 में आया था क्वेश्चन। तो आपको ये जो 4 क्वेश्चन मैंने बताया, तो आप इनको कर लीजिए, उसके बाद आपकी फॉरेन ब्रांच जो है कंप्लीट होगी। तो जो है कल मैं आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच के ड्यूल प्राइसिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो शेयर करूंगा, तो तब तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।